वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। देखिए भी आज जो क्लास हम कर रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कर रहे हैं, वो इस करके क्योंकि बार बार ये क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखने पड़ते हैं तो सारा टाइम क्वेश्चंस को लिखने में ही चला जाता है और मैक्सिमम आउटपुट क्लास में निकल के नहीं आ पाता। तो जब तक हमारा ये टॉपिक चल रहा है बेस थ्योरम जिसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो उस तरह की क्लासेस को मैं रिकॉर्ड करके ही आपको दूंगा। उससे क्या होता है, सारा क्वेश्चन लिखने का समय, मिटाने का समय बच जाता है। चलिए भी देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बेस थ्योरम की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कराई थी और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको होमवर्क भी दी थी। होपफुली आप लोगों ने कर ली होंगी और आप लोगों का कोई डाउट नहीं रहा होगा। बट इन केस आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए भी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिखा है 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। आप बोर्ड पे पढ़ ले, मैं किताब पे पढ़ लेता हूँ। कहता है कि देयर आर 3 कॉइन्स, 3 तरह के सिक्के हैं। वन इज 2-हेडेड कॉइन। अभी 2-हेडेड कॉइन कैसा है? ये शोले फिल्म वाला सिक्का हो गया ना, शोले देखी होगी आप लोगों ने। 2-हेडेड का मतलब दोनों तरफ उस पे हेड है, उसके 2 फेसेस हैं और दोनों फेसेस पे क्या है? हेड है। वो अगला कह रहा है अनदर इज अ बायस्ड कॉइन। अब ये बायस्ड कॉइन क्या होता है मतलब समझ लें। बायस्ड कॉइन सुनेंगे, अनबायस्ड कॉइन सुनेंगे और एक आप वर्ड सुनते हैं फेयर कॉइन। क्या फर्क है, क्या मतलब है, जरा समझ लें पहले। तो देखिए भाई, 2-हेडेड से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-हेडेड या फिर 2-टेल्ड मतलब दोनों तरफ टेल होगा, 2-हेडेड मतलब दोनों तरफ हेड होगा, ये वाला तो ठीक है। अब ये बायस्ड और अनबायस्ड का क्या मतलब है, फेयर का क्या मतलब है? बायस्ड का मतलब किसी के फेवर में, किसी के फेवर में। जैसे हम कहते नहीं यार तू उसकी साइड ज्यादा लेता है, मेरी साइड कम लेता है, मतलब तू मेरी साइड भी लेता है बट उस वाले फ्रेंड की ज्यादा साइड लेता है। जैसे कई बार घर में बात होती है कि मम्मी आप इसको ज्यादा प्यार करते हो और मुझे कम प्यार करते हो। मींस प्यार आप मुझे भी करते हो लेकिन उसको ज्यादा करते हो। तो बायस्ड हो जाना मतलब किसी एक के फेवर में हो जाना। तो जब भी हमें क्वेश्चन में बायस्ड कॉइन लिखा आएगा तो वो बता देगा कि कितना बायस्ड और किसकी तरफ बायस्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि एक सिक्का इस तरीके से बायस्ड है कि उस पे 7 बार हेड आता है 10 बार टॉस करने पे, इस तरीके से बायस्ड है कि मीन्स 10 बार उछालो तो उस पे 7 बार हेड ही आएगा। तो उस सिक्के पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 7/10 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/10। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में बायस्ड कॉइन लिख के देगा तो ऑलवेज आपको बताएगा कि कितना बायस्ड और किसकी तरफ बायस्ड। जैसे इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो सिक्का अगला वो बायस्ड है और कैसा बायस्ड है कि उस पर 75% हेड आता है। मींस अगर उस सिक्के को 100 बार टॉस कर रहे हो तो 75 बार उस पर हेड आएगा। अब कहानी अनबायस्ड कॉइन की। अब अनबायस्ड कॉइन कैसा होता है? नॉर्मल सिक्का जो किसी के भी फेवर में नहीं है, उस पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। नॉर्मल सिक्के को बोलते हैं अनबायस्ड कॉइन। लाइकवाइज एक सिक्का पढ़ने में आता है फेयर कॉइन। फेयर कॉइन मींस अनबायस्ड। नॉर्मल सिक्के को ही फेयर कॉइन कहते हैं। यहां पे फेयर का मतलब काले गोरे से थोड़ी होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज अ 2-हेडेड कॉइन। 2-हेडेड का मतलब समझ गए। Another is a biased coin that comes up heads 75% of the time। ठीक है जी, अगला सिक्का biased है जिसमें 75% हेड आता है। और आगे क्या कह रहा है? एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन। तीसरा अनबायस्ड कॉइन है। ठीक है, आगे की लाइन पढ़िए यहां से। वन ऑफ द 3 कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड इट शोज हेड। वो कह रहा है कि वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, मतलब तीनों में से एक सिक्का चुना और उसे उछाल दिया और सिक्के पे क्या आया? हेड आया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2-हेडेड कॉइन। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2-हेडेड कॉइन है? तो देखो यहां पे हमें पहचानना होता है E1 E2 किसे मानेंगे और A किसे मानेंगे। तो देखो जो चीज मुझे गिवन होती है वो तो मेरी A होती है। तो यहां पे क्या लिखा है, इस लाइन से पकड़ो। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम। रैंडमली एक कॉइन सेलेक्ट किया और उसे टॉस किया, सिक्के ने क्या दिखाया? हेड। तो मुझे क्या गिवन है कि सिक्के पे हेड आया हुआ, ये गिवन है। तो यही चीज मेरा इवेंट ए बन जाएगा। और लास्ट लाइन पढ़ लो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2-हेडेड कॉइन। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2-हेडेड कॉइन होगा? तो इस लास्ट लाइन से 3 केस बनते हैं भाई। वो 2-हेडेड भी हो सकता था, वो बायस्ड भी हो सकता था और वो अनबायस्ड भी हो सकता था। तो E1 मान लो कि वो 2-हेडेड कॉइन है, E2 मान लो कि वो बायस्ड कॉइन है और E3 मान लो कि वो अनबायस्ड कॉइन है। तो ध्यान से देखिए भाई कैसे करेंगे।
यहां पे एक कमाल की टेक्निक भी सिखाएंगे आपको, देखिएगा भाई। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, लेट कर लीजिए even a two-headed coin is selected, two-headed coin is selected, ये छोड़ दो, even मान लो two-headed coin, E2 मान लो a biased coin और E3 मान लो an unbiased coin is selected, लिख ही लो। और A आपका क्या होगा जो गिवन है, हेड अकर्स ऑन द कॉइन या फिर द कॉइन शोज हेड, ठीक है भाई। अब आपने ये सब निकाल लिया, तो अभी देखो आप पहले इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालो, किसकी, Pe1 की, फिर प्रोबेबिलिटी निकलेगी Pe2 की, फिर प्रोबेबिलिटी निकलेगी Pe3 की। अब अगर आपने E1 निकाला है तो E1 के करस्पॉन्डिंगली आप ऑलवेज A बाई E1 की तलाश करो, फिर A बाई E2 निकालो, लाइकवाइज आप A बाई E3 निकालो, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से देखिए करेंगे कैसे। P मीन्स प्रोबेबिलिटी किसकी, E1 की। E1 क्या है, टू हेडेड कॉइन को सेलेक्ट करने की। तो टू हेडेड कॉइन को सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहली लाइन में लिखा है देयर आर 3 कॉइन्स, टोटल 3 सिक्के हैं, एक टू हेडेड है, एक बायस्ड है और एक अनबायस्ड है। तो टोटल कॉइन्स है 3, जिसमें टू हेडेड तो एक ही है, लाइकवाइज ये भी 1/3, लाइकवाइज ये भी 1/3। अरे टोटल सिक्के 3 है, टू हेडेड तो एक ही है ना, तो टोटल अपॉन फेवरेबल, टोटल अपॉन फेवरेबल, सॉरी फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ये Pe1 E2 E3 आ गया। अब एक करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकालिए। तो देखिए A का मतलब है सिक्के पे हेड आना, गिवन क्या है, टू हेडेड कॉइन। तो टू हेडेड कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके 2 फेस होंगे, दोनों पे ही हेड आ रहा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 हैं और फेवरेबल भी आपके 2 हैं, 2/2। इसको पढ़िए, ए का मतलब सिक्के पे हेड आना, गिवन कौन सा है, बायस्ड कॉइन। तो बायस्ड कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 75% दी हुई है, 75% का मतलब 75/100। लाइकवाइज ए का मतलब हेड आना, E3 का मतलब अनबाइज सिक्का। तो अनबाइज सिक्के पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है हाफ। तो अब आप एक कमाल की चीज देखिए, मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं। अच्छा पहले एक बार देखो निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है। देखो जो गिवन है वो तो पीछे आता है, गिवन क्या है, सिक्के पे हेड आया है भाई, ये मुझे गिवन है, बट मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि वो टू हेडेड कॉइन था। इट मींस मुझे Pe1/A निकालना है। तो Pe1/A निकालना आपको आता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कैसे निकलेगा। E1 वाले मेंबर्स ऊपर आएंगे, दिस इंटू दिस, और नीचे आएगा टोटल। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चक्कर है, क्या चक्कर है, ध्यान से देखो। इस साइड का एलसीएम तो सेम है, 3 3 3, यहां गड़बड़ है, यहां एलसीएम में गड़बड़ है। तो जब यहां पे आप काटोगे पीटोगे ना तो वहां आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया टेक्निक बता रहा हूं, ये टेक्निक बड़ी कारगर है, इससे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा आसानी होगा। देखिए इधर का एलसीएम तो 3 है, इधर का एलसीएम सेम नहीं है, सेम कर लो। अच्छा जब सेम करना है तो इसे काट लो ना, तो ये 3/4 आ गया। तो इधर क्या लिखा हुआ है 2, ये लिखा है 4, ये क्या लिखा है 2। तो देखो 2 4 2, इसका एलसीएम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना। तो सबका बेस 4 कर लो। सबका बेस 4 कैसे करोगे, मुझे यहाँ 4 बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड ऊपर नीचे कर लो, तो 4/4। अरे 2/2 को 4/4 लिखने में क्या हर्ज है, कट के एज इट इज आ जाएगा ना। लाइकवाइज हाफ है, नीचे 4 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, सो ये हो गया 2/4। आप समझ रहे हो कि नहीं, हाफ है, मुझे नीचे 4 बनाना है, तो ऐसे करना पड़ेगा ना। सो ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 4, इसे काटोगे तो वापस से आपका हाफ ही आ जाएगा। ऐसा करने का बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट आपको अभी दिख जाएगा। अब आपको Pe1/A निकालना है, तो दिस इंटू दिस, तो क्या होगा 1/3 इंटू 4/4 डिवाइडेड बाय, नीचे दिस इंटू दिस 1/3 इंटू 4/4 प्लस दिस इंटू दिस 1/3 इंटू 3/4 प्लस दिस इंटू दिस 1/3 इंटू 2/4। अब देखिए 12 एलसीएम 12 एलसीएम 12 एलसीएम 12 एलसीएम कैंसिल हो गया भाई,
ऊपर न्यूमरेटर में क्या रहता है, न्यूमरेटर में बचा मेरा 4, डिनोमिनेटर में क्या बचा 4 + 3 + 2, 4 + 3 + 2, तो कितना रह गया 4/9। तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 4/9। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। समझ में नहीं आता है तो एक बार रिपीट में देखिएगा और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। सीबीएसई बोर्ड 2009 में आया था ये, 6 मार्क का। उसके अगले सेट में 3 सेट थे 2009, पहले सेट में तो ये क्वेश्चन था, दूसरे सेट में था क्वेश्चन नंबर 9 13.3 का। वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी होमवर्क दिया था, आपने किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग कर लीजिएगा। और तीसरे सेट का क्वेश्चन मैं आपको आज थोड़ी देर में करवाऊंगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको आप कॉपी कर सकते हैं या पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 20 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप बोर्ड पे पढ़िए, मैं किताब में पढ़ता हूँ थोड़ा साइड होकर। वो कह रहा है कि अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, मीन्स एक डॉक्टर को एक पेशेंट के पास विजिट करना है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और by other means of transport are respectively 3/10, 1/5, 1/10 and 2/5। मीन्स वो अगर ट्रेन से आता है उस बात की प्रोबेबिलिटी ये है, बस के लिए प्रोबेबिलिटी ये दे दी है, स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी ये दे दी है, और अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब इनके अलावा कुछ और अगर वो यूज करके आता है तो उस बात का प्रोबेबिलिटी उसने 2/5 दे दिया है। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है, The probabilities that he will be late are, मतलब उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी दे दी है क्या 1/4, 1/3 and 1/12 if he comes by train, bus and scooter respectively। मीन्स अगर वो ट्रेन से लेट हुआ ये प्रोबेबिलिटी, बस है अगला, हाँ बस से लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये और स्कूटर से लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये। आगे क्या लिखा हुआ है, बट if he comes by other mean of transport then he will not be late। लेकिन अगर वो other mean of transport लेता है तो वो लेट नहीं हो रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, when he arrives, जब वो आता है, he is late, तो वो लेट है। जब वो पहुंचा पेशेंट के पास तो कैसे पहुंचा, लेट पहुंचा, तो ये चीज मुझे गिवन हो गई। तो जो चीज मुझे गिवन हो गई वो मेरा ए बन गया, तो इवेंट ए हो गया उसका लेट आना, कि जब वो पहुंचा तो लेट पहुंचा। तो लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, What is the probability that he comes by train? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन से आया है। तो लास्ट लाइन से 4 इवेंट बनेंगे। E1 मान लो कि वो ट्रेन से आया है क्योंकि वो ट्रेन से भी पहुंच सकता था, E2 मान लो वो बस से गया है, E3 मान लो वो स्कूटर से गया है, और E4 मान लो कि वो अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से गया है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए उसके पास 4 ऑप्शन है। तो E1 हो गया ट्रेन, E2 हो गया बस, E3 हो गया स्कूटर और E4 हो गया कि वो अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है। ठीक है, और इसमें इवेंट ए क्या होगा, उसका लेट आना, क्योंकि ये मुझे गिवन है। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, लेट E1 he comes by train, he comes by ट्रेन, ऐसे ही आप E2 ले लेना, भाई लिख देना he comes by बस, वही ऑर्डर फॉलो करना जो उसका लिखा हुआ है। E3 he comes by स्कूटर, ये लाइन मत खींच देना। E4 he comes by अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इसमें बहुत कुछ हो सकता है अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में, बैलगाड़ी से आ सकता है, साइकिल से आ सकता है, जहाज से आ सकता है, उसकी मर्जी कैसे भी आ जाए। एंड ए क्या होगा, उसका लेट आना, ही अराइव्स लेट, ही अराइव्स लेट। तो अब हो गया। अब आपने क्या निकालना है, 4 इवेंट है, PE1 है, E2 है, E3 है और E4 है। ठीक है भाई, 4 इवेंट है। अब इनके करस्पॉन्डिंगली E1 के करस्पॉन्डिंग ऑलवेज A/E1 निकाला करो। इसके लिए A/E2 निकलेगा, इसके लिए A/E3 निकलेगा और इसके लिए A/E4 निकलेगा। ठीक है, अब देखो P मींस प्रोबेबिलिटी E1 की, E1 क्या है, उसके ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी, चारों दे तो रखी है, ये ट्रेन की प्रोबेबिलिटी, ये बस की, स्कूटर की और ये अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की। तो और लिख दो ना, 3/10, 1/5, 1/10 और
2/5। अब राइट साइड पे जाओ, ए का मतलब लेट आना, गिवन क्या है, ट्रेन से, तो ट्रेन से लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, बस से लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और स्कूटर से लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12। ये चौथा क्या है, ए का मतलब लेट होना, गिवन क्या है कि वो अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आया है, तो लिखा तो है, बट कहां लिखा है भाई, ये रहा, बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट। तो हम निकालना क्या चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी उसके लेट आने की, लेकिन गिवन क्या है, गिवन है कि वो अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आया है, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से तो वो लेट हो ही नहीं रहा, तो दैट्स वाई इस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अब 0। अब मुझे क्या निकालना है, मैं थोड़ा सा ना ऊपर का रब कर रहा हूं, ये कैलकुलेट क्या करना है वो देख लो पहले। मुझे कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, देखो जो गिवन है वो तो पीछे लिख दो कि वो लेट आया है, वो तो मैंने लिख दिया पीछे। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, कि वो ट्रेन से आया है, ट्रेन मींस E1। इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है ना, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, PE/F का मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ये गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, E1 की। E1 मींस ही कम्स बाय ट्रेन, तो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं ही कम्स बाय ट्रेन, और गिवन क्या है, ही अराइव्स लेट। ठीक है कि नहीं, सिंपल सी चीज है। तो देखिए भाई, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फॉर्मूला बनाना आप लोगों को पता है। अब 4 इवेंट आएंगे नीचे, देखो E1 है तो E1 वाले मेंबर ऊपर, मतलब दिस इंटू दिस ऊपर, नीचे आएगा टोटल दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो पूरा फॉर्मूला लिख देना, मैं नहीं लिख रहा। अब देखो इस क्वेश्चन में और दिक्कत आएगी आप लोगों को, एलसीएम दोनों तरफ के बिगड़े हुए हैं। यहां देखो ऊट पटांग एलसीएम है, यहां देखो ऊट पटांग एलसीएम है, तो इन एलसीएम को ठीक कर लो। पहले लेफ्ट साइड में देखो क्या एलसीएम आ रहा है, 10 5 10 5, तो क्या एलसीएम आएगा, 10 आएगा ना, 10 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो सबका एलसीएम 10 बना लो। ये तो 10 है, इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। ये 10 है, इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो 4/10। आओ इधर साइड का एलसीएम 4 3 और 12, तो 4 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12, तो सभी का 12 बना लो, एलसीएम बेस 12 बना लो। तो 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3/12। इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, तो 4/12। ये ठीक है, ये 0 है, छोड़ दो। अब आइए जरा, फॉर्मूला क्या होगा, E1 वाले मेंबर ऊपर, दिस इंटू दिस, मतलब 3/10 मल्टीप्लाई बाय 3/12, नीचे 3/10 मल्टीप्लाई बाय 3/12 प्लस दिस इंटू दिस 2/10 मल्टीप्लाई बाय 4/12 प्लस दिस इंटू दिस 1/10 इंटू में 1/12 प्लस दिस इंटू दिस 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ये तो खत्म ही हो गया, इसको तो भूल ही जाओ। 120, ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। 120 एलसीएम लो, ऊपर से 120 कट गया, सो न्यूमरेटर में रह गया 9, नीचे कितना रह गया 9 प्लस 8 प्लस 1, सो ये 9 और 9 18, सो 9/18, सो आंसर इज हाफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो मैंने आपको एलसीएम की टेक्निक बताई है, इस टेक्निक से बेसिकली होगा क्या कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं करनी तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, उस समय थोड़ी आपको कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो प्लीज एक बार इसको भी गौर कीजिएगा। हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी 13.3 एक्सरसाइज का। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड 2012-2018 6 मार्क में आ चुका है, 2 बार आ चुका है। मतलब मैंने बोला था आप लोगों को कि इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बेस थ्योरम में जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही क्वेश्चंस कभी ना कभी बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं। अच्छा, मैं पहले आपको छोटी छोटी चीजें सिखा दूं, 1-2 याद करा दूं। जैसे एक सिक्के को मैं सैंपल स्पेस बना लेता हूँ। सिक्का अगर 1 बार टॉस करोगे सो हेड टेल। अच्छा, अगर सिक्के को 3 बार टॉस किया तो आपको पता है क्या होता है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। लाइकवाइज यहाँ पर आएगा टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। ठीक है भाई, आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। वो कह रहा है कि सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई। मान लीजिए कि एक लड़की एक डाई फेंकती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ शी गेट्स अ 5 और 6, मीन्स अगर डाई पे 5 या 6 आया
तो शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। मतलब उसने डाई फेंकी, अगर डाई पे उसको 5 या 6 मिला, मतलब 5 आए या 6 आए, तो वो सिक्के को 3 बार टॉस करेगी और देखेगी कि हेड आया है या फिर टेल आया है। नहीं, क्या कर रहा है, नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स नोट करेगी कि उसे कितनी बार मिल रहा है। आगे बढ़िए। इफ शी गेट्स 1 2 3 और 5, मतलब अगर उसकी डाई पे 1 2 3 या 4 आया है तो शी टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। मींस डाई पे अगर उसको 1 2 3 4 मिलेगा तो सिक्का एक बार उछालेगी और उछाल के देखेगी कि टेल आया है कि हेड आया है। आगे क्या लिखा हुआ, ये लाइन कमाल की है। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिला है, मींस उसके सिक्के पे क्या गिरा है, एग्जैक्टली 1 हेड, तो ये चीज मुझे गिवन है। तो जो चीज मुझे गिवन होती है वो मेरा ए बन जाता है। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो ये तो हो गया ए। अगली लाइन पढ़ो। What is the probability that she threw 1 2 3 और 4 with the die? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने डाई पर 1 2 3 4 फेंका था, मींस उसकी डाई पे 1 2 3 4 आया था, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बहुत आसान हो गया। देखिए लास्ट लाइन से 2 केस बन जाते हैं कि भाई या तो उसकी डाई पे 5 और 6 आ सकता है या फिर उसकी डाई पे 1 2 3 4 आ सकता है। तो E1 मान लो कि डाई पे 1 2 3 4 आया है, E2 मान लो कि डाई पे 5 और 6 आया है, या फिर ऐसे कर लो, E1 मान लो कि डाई पे 5 और 6 आया है, E2 मान लो कि डाई पे 1 2 3 4 आया हुआ है। और क्या करना है, हमें एक इसे मानना है कि उसके सिक्के पे एग्जैक्टली 1 हेड आया है। तो ठीक है भाई, तो ध्यान से देखना, मैं यहां से सोल्यूशन लिखने की कोशिश कर रहा हूं। Even she gets a 5 or 6, she gets 5 or 6 on a die। ऐसे ही E2 मान लो कि she gets 1 2 3 और I didn't catch that. Could you try again? 1 2 3 और 4 on a die। ए क्या हो जाएगा, शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन में यहां लिख रहा हूं, इसको लिखा रहने दो। सो पहले आप E1 निकालोगे, फिर E2 निकालोगे, फिर E1 के करस्पॉन्डिंगली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा A बाय E1, यहां आप निकालोगे A बाय E2। आओ निकालते हैं। P मीन्स प्रोबेबिलिटी किसकी, E1 की। E1 क्या है, डाई पे 5 या 6 आना, सो 2 बाय 6। लाइकवाइज P मीन्स प्रोबेबिलिटी E2 की। E2 क्या है, डाई पे 1 2 3 या फिर 4 आना, सो प्रोबेबिलिटी हो गई 4 बाय 6। आगे आइए, A का मतलब उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिला है। गिवन क्या है कि उसकी डाई पे 5 या 6 आया है। तो भाई अगर उसकी डाई पे 5 या 6 आएगा तो वो सिक्का 3 बार उछालेगी, तो आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा एग्जैक्टली 1 हेड। तो जब सिक्का 3 बार उछलता है तो एग्जैक्टली 1 हेड कितनी बार आता है, 1 2 3 बार। टोटल केस कितने हैं, 8। तो यहां प्रोबेबिलिटी आएगी 3/8। क्यों, क्योंकि इस केस में सिक्के को 3 बार उछाला गया है, और जब हम सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो हमारे पास टोटल 8 आउटकम्स आती हैं, और उन 8 आउटकम्स में 3 बार ऐसा हो रहा होता है कि जब एग्जैक्टली 1 हेड आता है। आप अपनी आंखों से देख लो, TTH THT और HTT। ठीक है, यहां लिख दीजिएगा, बिकॉज द कॉइन इज टॉस्ड thrice in this case, क्योंकि इसमें सिक्का 3 बार उछाला गया है। बहुत सिंपल सी चीज है, आराम से समझ में आने वाली। अगले पे आ जाइए। ए का मतलब एग्जैक्टली हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। गिवन क्या है कि उसकी डाई पे 1 2 3 4 आया है, तो जब उसकी डाई पे 1 2 3 4 आएगा तो वो सिक्का एक ही बार उछालेगी। सिक्का एक ही बार उछालेगी मींस या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, उसकी हाफ हो गई। ठीक है भाई, अब यहाँ का एलसीएम 6 6 बिल्कुल ठीक है। यहाँ गड़बड़ है, यहाँ एलसीएम 8 और 2, तो 8 और 2 का एलसीएम हो गया 8, तो इसे 8 कर लो, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर ली। अब आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है, वो ऐसे। गिवन क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड आया है, तो ये पीछे आ गया। और प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए कि उसने डाई पे 1 2 3 4 फेंका था, इट मींस E2 की।
सो हमें चाहिए E2/A। फॉर्मूला लगा लेना, सिंप्लीफाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आगे आप खुद से सॉल्व करना, इसके आगे मैं नहीं करूंगा। हाँ जी, अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 है आपकी बुक के अंदर। बहुत कमाल का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने लिखा भी है इस पे HOTS, मतलब बहुत कमाल की चीज़ है। 2 बार बोर्ड में पूछी गई है। पहले 2011 में 6 मार्क का आया था, उसके बाद 2017 में ये 4 मार्क का आया है। देखो इस क्वेश्चन को आप खुद से भी कर दोगे और आप इसका आंसर भी निकाल दोगे, लेकिन हर बार आंसर ठीक लाने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं। तभी देखिए जरा ध्यान से मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। पढ़ के समझ ही नहीं आता कि E1 E2 किसे मानेंगे और A किसे मानेंगे। बड़ी दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए मैंने HOTS नहीं लिख दिया और इसीलिए 2 बार बोर्ड में पूछा गया है कि भाई क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो खास बात है। जरा सा क्वेश्चन है, देखिए जरा। वो कह रहा है अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times, कि भाई एक इंसान है, एक आदमी है, वो 4 में से 3 बार सच बोलता है। पहले तो ये बात क्लियर कर लो, 4 में से 3 बार वो सच बोलता है। इट मीन्स झूठ बोलता होगा 1 बार, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ये सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, तो झूठ बोलने की होगी 1/4। ये माइंड में रखना है कहीं ना कहीं। आगे बढ़ो। ही थ्रोज अ डाई, एक डाई फेंकता है, एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। डाई फेंक के क्या कह रहा है कि 6 आया है। मीन्स उसने डाई फेंकी और डाई फेंक के क्या बता रहा है कि 6 आया है। तो देखो 2 केस हो सकते हैं, 6 आ भी सकता है, जिस 6 नहीं भी आ सकता। बचपन में हम करते नहीं थे कि सिक्का उछाला और खुद देख लिया हेड आया टेल बता, हेड आया है, चाहे टेल गिरा हो हाथ पे, लेकिन हम उसको हेड बताते हैं। तो ये वही वाली चीज है कि ही थ्रोज अ डाई, एक डाई फेंकता है, एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, और क्या रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया है, वो 6 आने की रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। प्रोबेबिलिटी बताइए कि सच में 6 आया था। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, थोड़ा टिपिकल है ढूंढना। तो देखो लास्ट लाइन पढ़ के तो आपको E1 E2 मिल जाएगा। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। प्रोबेबिलिटी बताइए कि सच में 6 आया है। तो यहां से 2 इवेंट बना लो। E1 मान लो, इट इज एक्चुअली अ 6, या एक काम करो, 6 अकर्स ऑन अ डाई, और E2 मान लो कि 6 डज नॉट अकर ऑन अ डाई। E1 मान लिया कि 6 अकर ऑन अ डाई, और E2 मान लिया मैंने कि 6 डज नॉट अकर्स ऑन अ डाई। यहाँ पे A इवेंट क्या होगा? अब इवेंट A पहचानने में दिक्कत है। कई बच्चे कहेंगे सर उसका सच बोलना इवेंट A है, कईयों को कुछ और लगता है, कईयों को कुछ और लगता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चीज़ गिवन होती है उस चीज़ को हम A कहते हैं। तो यहाँ गिवन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। ही थ्रोज अ डाई, वो डाई फेंकता है, एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। क्या रिपोर्ट कर रहा है कि डाई पे 6 आया है। तो ये चीज ए होगी, गिवन है उसकी रिपोर्टिंग, कि वो रिपोर्ट क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में वो रिपोर्ट कर रहा है कि डाई पे 6 आया है। तो इस चीज को हम ए मान लेंगे। ध्यान से सुनना, मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6 ऑन अ डाई। ठीक है भाई, अब प्रोबेबिलिटीज निकालिए। सो PE1, PE2, PA/E1, PA/E2। तो देखो P मीन्स प्रोबेबिलिटी E1 की, E1 मतलब डाई पे 6 आना, तो डाई पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। यहाँ ये P मीन्स प्रोबेबिलिटी किसकी, E2 की, डाई पे 6 ना आना, तो 5 बार नहीं आता 6, तो 5/6 हो गया। आगे बढ़िए, आगे आइए। A का मतलब मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6 ऑन अ डाई। मतलब क्या है A का मतलब कि वो क्या बता रहा है, वो रिपोर्ट कर रहा है कि डाई पे 6 आया है, ये चीज वो बता रहा है। तो हम क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है
हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब ये चीज गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं किसकी, ए की। ए का मतलब उसके रिपोर्ट करने की कि डाई पे 6 आया है, और गिवन क्या है, इवन। इवन मींस डाई पे 6 आया है, मींस ये चीज गिवन है। क्या गिवन है कि डाई पे 6 गिर गया है। जैसे मैंने डाई फेंकी और 6 आ गया। अब वो रिपोर्ट क्या कर रहा है, ए मींस वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि डाई पे 6 आया है। इट मींस वो सच बोल रहा है। सच बोल रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है सच बोलने की, 3/4। अब अगला गिवन क्या है, डाई पे 6 नहीं आया। E2 है ना, E2 का मतलब डाई पे 6 नहीं आया, मींस मैंने डाई फेंकी और मान लो डाई पे 5 गिरा हुआ है। लेकिन ए का मतलब क्या है, वो तो रिपोर्ट कर रहा है कि डाई पे 6 आया है, लेकिन मुझे क्या गिवन है, डाई पे 6 नहीं आया। लेकिन वो रिपोर्ट क्या कर रहा है कि डाई पे 6 आया है। इट मींस वो झूठ बोल रहा है। तो यहां आ जाएगा 1/4। आप दोबारा समझ लें इस फैक्ट को, PA/E1। गिवन क्या है, गिवन है कि डाई पे 6 गिरा है, और हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, उसकी। वो क्या रिपोर्ट कर रहा है कि डाई पे 6 आ रहा है, वो ये रिपोर्ट कर रहा है। इट मींस सच बोल रहा होगा ना। लेकिन अगले केस में गिवन तो है कि 6 नहीं आया, लेकिन वो रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया है। इट मींस वो झूठ बोल रहा है। सो 1/4। तो हो गया काम खत्म। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, पहले बात तो गिवन लिख लो। गिवन है उसकी रिपोर्टिंग की डाई पे 6 आया है, और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली a 6। सो इट मींस E1/A कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं डाई पे 6 आने की, गिवन जब वो रिपोर्ट कर रहा है डाई पे 6 आया है। इट मींस इसका मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं डाई पे 6 ना आने की, जब वो कह रहा है कि डाई पे 6 आया है। तो इसको समझना बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन कोई खास मुश्किल तो नहीं है यार, ये आप इसको इजीली डील कर सकते हैं। इस तरीके से एक सिमिलर क्वेश्चन है 13.3 में, क्वेश्चन नंबर है 13 है शायद, सिमिलर है, एक बार ट्राई कीजिएगा। और जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया वो प्लीज मुझे एक बार बता देगा, एक बार या तो दोबारा से देख लीजिएगा रिपीट करके, अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक बार और करा दूंगा। हाँ जी, अब ये एग्जाम्पल आप पढ़े, एग्जाम्पल नंबर 18 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, HOTS हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल कैटेगरी में लाया करता है। बहुत कमाल का एग्जाम्पल है। जितने भी टीचर पढ़ाते हैं ये क्वेश्चन, तो वो ये कह देते हैं कि यार ये क्वेश्चन ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप कर लें। तो देखो, हर बच्चा इस क्वेश्चन को रट के जाता है एग्जाम के लिए, लेकिन ये आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस करके नहीं आया। जिस बच्चे को प्रोबेबिलिटी आती है या नहीं आती है, उस बच्चे को ही पता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो आप खुद सोचो वो ऐसा क्वेश्चन क्यों पेपर में देगा कि जो क्वेश्चन सब बच्चे रट के आए होंगे। इवन किसी को आता हो या ना आता हो, याद तो सारे ही करके चले जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है एग्जाम में आने के लिए, कि एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि सभी बच्चों को आता होगा। तो दैट्स व्हाई पेपर में टीचर जनरली इस क्वेश्चन को नहीं रखता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में आने लायक नहीं है, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये क्वेश्चन बच्चों को जनरली समझ भी नहीं आता, बस ऐसे ही रट्टा लगा लेते हैं, क्लियर नहीं हो पाता, टीचर क्लियर भी नहीं कर पाते। तो आज मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा, उसके बाद आप किसी को भी समझाओगे, आप ऐसे ही बता दोगे, आपको क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो पहले तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्लियर करता हूं कि चीज क्या है। वो कह रहा है कि सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट एज फॉलोज। तो ये HIV टेस्ट की रिलायबिलिटी दी हुई है, कुछ बताया हुआ है, तो आइए पढ़ते हैं क्या है। वो कह रहा है कि ऑफ पीपल हैविंग HIV, जिन लोगों को HIV है। तो यहां मैं एक चार्ट बना रहा हूं छोटा सा आप लोगों के लिए। पीपल हैविंग HIV दिख रहा है? एक मैं चेक कर लूं पहले, मैं दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे। हाँ जी, दिख रहा है। वो कह रहा है कि ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। मतलब कि जिनको HIV है उनमें 90% को डिटेक्ट हो गया, मींस पॉजिटिव हो गए। बट 10% गो अनडिटेक्टेड,
लेकिन 10% को डिटेक्ट ही नहीं हो पाया, मींस वो नेगेटिव रह गए। जैसे आजकल का करंट सिनेरियो है, कोरोना, दो तरह के लोग ले लो, जिन्हें कोरोना है, जिन्हें कोरोना नहीं है। जैसे कई बार होता है कि बंदे में सिम्टम्स दिख रहे हैं कोरोना वाले सारे, और डॉक्टर एज्यूम करके चल रहे हैं, प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि उसको कोरोना है, तो वो उस कैटेगरी में आ गया ऑफ पीपल हैविंग कोरोना। तो कई बार क्या होता है कि बंदे के अंदर सिम्टम्स तो सारे हैं कोरोना वाले, लेकिन जब उसने कोरोना टेस्ट किया तो कोरोना डिटेक्ट ही नहीं हुआ, तो वो नेगेटिव वाली कैटेगरी में आ गया, और बाकी पॉजिटिव वाली कैटेगरी में तो है ही। तो वो यही कहना चाह रहा है कि ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% को तो निकल आया, जिन्हें HIV था उनका टेस्ट किया गया, 90% का तो डिटेक्ट हो गया, बट 10% का डिटेक्ट नहीं हो पाया। आगे बढ़िए। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, जिन्हें HIV नहीं है, जो ऐसे मस्त घूम रहे हैं, तो ये लिखा है पीपल नॉट हैविंग HIV, पीपल नॉट हैविंग HIV, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV 99% आर जज्ड HIV नेगेटिव। 99% लोग तो नेगेटिव थे, ये तो ठीक है, 99% लोग नेगेटिव थे, बट 1% आर डायग्नोज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव। लेकिन उसमें भी 1% लोग ऐसे निकल आए जिन्हें HIV पॉजिटिव हो गई। वही चीज हो गई कि मेरे अंदर कोई सिम्टम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक घूम रहा हूं, जब मैंने कोरोना का टेस्ट कराया तो मुझे कोरोना निकल कर आ गया। ये वो वाला केस है कि ऑफ पीपल नॉट हैविंग HIV, जिन्हें HIV नहीं है उनमें 99% को सच में नहीं था, लेकिन एक बंदा उनमें से भी निकल आया, 1% लोग उनमें से भी निकल आए जिन्हें HIV पॉजिटिव हो गया। ठीक है भाई, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से यहां समझ लो, ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% पॉजिटिव है, 10% नेगेटिव आ गए। ऑफ पीपल नॉट हैविंग HIV, जिसमें 1% पॉजिटिव है और 99% नेगेटिव है। अब अगली लाइन पढ़िए, ये लाइन कमाल की है, यहां से लेकर यहां तक। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% है HIV, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सिर्फ 0.1% लोगों को ही HIV है। 0.1% का मतलब क्या हुआ, 0.1/100, पॉइंट हटाया तो 0 लगाओ, मतलब 1000 में से 1 लोगों को HIV है। ये एक डेटा दिया हुआ है, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% है HIV। ठीक है जी, आगे बढ़िए। 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब पॉपुलेशन में से 1 पर्सन रैंडमली हमने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी हो सकता है वो। गिवन द HIV टेस्ट, उसने HIV टेस्ट दिया, एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम और हर एज HIV पॉजिटिव। मींस एक बंदा हमने सेलेक्ट किया, उसका HIV टेस्ट लिया और उसकी रिपोर्ट कैसी आ गई, HIV पॉजिटिव। तो ये मुझे गिवन हो गया ना कि उस बंदे की HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो इसे हम इवेंट A मान लेंगे। जो गिवन होता है वो मेरा इवेंट A होता है। सो आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन को सच में HIV था। अब ये क्या क्वेश्चन है यार, आपने क्या लिखा, आपने रैंडमली 1 पर्सन सेलेक्ट करा बड़ी पॉपुलेशन में से। अब वो पर्सन कोई भी हो सकता है, 2 तरह के लोग रहते हैं ना, जिन्हें डिजीज है और जिन्हें डिजीज नहीं है, अब वो तो कोई भी सेलेक्ट हो सकता है ना। तो इस तरीके से इसने लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV। तो यहां से 2 केस बनेंगे, E1 मान लो कि पर्सन को सच में HIV है, E2 मान लो कि उसे HIV नहीं है, और इवेंट A क्या हो जाएगा, इवेंट A हो जाएगा उसका HIV पॉजिटिव होना। अब इसका सॉल्यूशन समझ लें एक बार आप, मैं यहां से क्वेश्चन रब कर रहा हूं। देखिएगा भाई, सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा। लेट E1 द पर्सन एक्चुअली हैविंग HIV, E2 द पर्सन एक्चुअली नॉट हैविंग HIV, और इवेंट A किसे लेंगे, उसका HIV पॉजिटिव होना। द पर्सन इज
डायग्नोज्ड एज HIV पॉजिटिव या फिर HIV पॉजिटिव, कम से कम लिखो। सो अब आप निकाल लें प्रोबेबिलिटीज सारी। तो देखो भाई, P मीन्स प्रोबेबिलिटी किसकी, E1 की। E1 मतलब द पर्सन एक्चुअली हैविंग HIV। तो एक लाइन लिखी थी क्वेश्चन में कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ओनली 0.1% को ही HIV है। 0.1% मीन्स दिस थिंग, इसका मतलब 1000 में 1 लोगों को HIV है। तो E2 कितना हो जाएगा, 999/1000। अरे 999/1000 हो जाएगा ना। अगर 1000 में 1 बंदे को HIV है तो कितने बंदों को नहीं होगा, 999 लोगों को नहीं होगा। आगे आइए, ये वाली बड़े कमाल की चीज है। A का मतलब पर्सन HIV पॉजिटिव है, गिवन कौन है कि उसे सच में HIV है। तो जिन्हें सच में HIV है उसमें 90% लोग पॉजिटिव है, तो यहां आएगा 90%। नीचे आइए, ए का मतलब पर्सन HIV पॉजिटिव है, गिवन कौन है, गिवन है जिन्हें HIV नहीं है। तो जिन्हें HIV नहीं है उसमें कितने परसेंट लोग पॉजिटिव हैं, 1% लोग पॉजिटिव हैं, तो यहां आएगा 1%। ये लफड़ा है इस क्वेश्चन के अंदर, अपने आप समझ में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, बिना गाइडेंस के नहीं कर पाओगे। आइए जरा, अब आपको क्या निकालना है, नाउ जो गिवन है पर्सन HIV पॉजिटिव है, वो तो पीछे आ गया। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, एक्चुअली HIV की। तो एक्चुअली HIV का मतलब E1, तो मुझे यही तो निकालना है। प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि पर्सन को सच में HIV है, और गिवन क्या है कि वो HIV पॉजिटिव है। फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए, काम खत्म। तो कर लीजिएगा भाई। सिमिलरली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी आप लोगों ने होमवर्क करना है। अब हो क्या क्या गया आपका, 13.3 क्वेश्चन 1 नहीं करना अभी आप लोगों ने। क्वेश्चन 1 को छोड़ के 13.3 2 से लेकर 11 13 पूरी कीजिएगा। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा लाजवाब, बड़ा मजेदार है। आप लोग इसे मस्ट ट्राई करें, और नहीं होता है तो प्लीज मुझसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज हिडन है, आंसर टैली हो जाए, वो हिडन चीज ढूंढ पाओ तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सही ट्रैक पे जा रहे हो। तो इतना कीजिएगा। इसके अलावा अभी एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ जी, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटी सी चीज रिकॉल करा दूं मैं आप लोगों को। मान लो ये एक बॉक्स है, मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। इस बॉक्स में 4 लाल बॉल हैं और 5 काली बॉलें हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि एक लाल बॉल निकालनी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल बॉल है इसमें 9, लाल है इसमें 4, तो 4/9। मैंने कहा एक काली बॉल निकालनी है, तो टोटल बॉल्स हैं इसमें 9 और एक काली कितनी है 5, तो 5/9। कंसेप्ट फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है भाई। बट अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 2 लाल बॉल निकालनी है, तो आपको 2 लाल बॉल निकालनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि जब भी हम एक से ज्यादा बॉल ड्रॉ करते हैं तो ऑलवेज सेलेक्ट करनी पड़ेंगी ना आपको, तो 4 में से 2 सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है कॉम्बिनेशन। मैंने कहा 2 लाल बॉल निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, लाल है 4, निकालनी है 2, टोटल थी 9, निकालनी है 2, तो ये लाल बॉल निकल गई 2। लाइकवाइज 2 ब्लैक निकालनी हो तो 2 ब्लैक निकाल लोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक निकालनी है रेड और एक निकालनी है ब्लैक, तो निकाल तो टोटल 2 रहे हो ना, तो रेड है कितनी 4, निकालोगे आप 1 इनटू एंड है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ब्लैक है कितनी 5, निकालोगे आप 1 अपॉन टोटल थी कितनी 9, निकाल कितनी रहे हो 2, तो इस तरीके से निकलेगी 1 रेड एंड 1 ब्लैक। एंड में मल्टीप्लाई होता है, याद रखना, इस बात को सॉल्व कर लेना। मैंने आपको और बहुत सारी बातें बता रखी हैं, कुछ कैलकुलेशंस बता रखी हैं छोटी छोटी, याद रखते हैं। NCR को कैसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, n में से r गया तो यहां लिखेंगे n माइनस r फैक्टोरियल। कुछ कैलकुलेशंस, NC01 NCNB1 मीन्स ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 आ जाए तो आंसर 1, ये दोनों सेम हो जाए तो आंसर 1। इसके अलावा NC1 का आंसर n होता है, मीन्स ऊपर कुछ भी हो नीचे 1 आ जाए तो आंसर n। जैसे 7C1 है तो आंसर इसका 7 आ जाएगा। ये देखिए CBSE बोर्ड 2009 तीसरे सेट में क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। 2009 सेट 1 में था
13.3 क्वेश्चन नंबर 6, सेट 2 में था 13.3 क्वेश्चन नंबर 9 और सेट 3 में लिख दिया है मैंने आपके सामने। तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स का आया हुआ है। तो देखिए पढ़िए, ये और आसान काम कर दिया, टेबल बना के दे दी उसमें। देखिए भाई, 3 bags contain balls as shown in the table below। ये बैग 1, बैग 2, बैग 3। बैग 1 में व्हाइट, ब्लैक और रेड बॉल बता दी, बैग 2 में बता दिया, बैग 3 में। देख लो आप, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। क्या लिखा हुआ है? अ बैग इज चूजन एट रैंडम, एक बैग रैंडमली चूज किया। एंड देख लो भाई क्या लिखा है यहाँ पे, एक नहीं निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन लगेगा, ये बात ध्यान रखना। एंड 2 balls are drawn from it, 2 बॉल निकाल ली, एंड दे हैपन टू बी रेड एंड व्हाइट, एक रेड निकाली होगी और एक व्हाइट निकाली होगी। वो ऐसे 2 रेड भी निकाल सकता था, ऐसे ही वो 2 ब्लैक भी निकाल सकता था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिया है रेड एंड व्हाइट के ऊपर। ठीक है भाई, तो ये मुझे गिवन हो गया ना, ये मुझे गिवन हो गया। तो जो चीज गिवन होती है वो मेरा इवेंट ए बन जाती है। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम बैग 3। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 3 से निकाली गई थी? तो 3 इवेंट ए मान लो कि भाई रेड और व्हाइट बॉल निकालिए, E1 मान लो बैग 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं, E2 बैग 2 को और E3 बैग 3 को। ठीक है भाई, जरा देखिए, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। E1 मैंने मान लिया कि बैग 1 इज सेलेक्टेड, E2 मान लिया मैंने कि बैग 2 इज सेलेक्टेड, E3 मान लिया मैंने कि बैग 3 इज सेलेक्टेड। और इवेंट ए, अ रेड एंड अ ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। तो आइए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहले PE1, PE2, PE3। P मीन्स प्रोबेबिलिटी E1 किसकी? बैग 1 को सेलेक्ट करने की। टोटल 3 बैग है, सो बैग 1 के लिए 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। आगे चलिए, A/E1, A/E2, A/E3। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। A मीन्स एक रेड और एक ब्लैक बॉल निकालनी है। गिवन कौन है? बैग फर्स्ट। तो बैग फर्स्ट में रेड है 3, निकालनी है 1, इनटू ब्लैक है 2, निकालनी है 1, अपॉन टोटल। टोटल है 3, 2, 5 और 1 6। 6 में से 2 निकाल रहे हो। आगे आओ, ए का मतलब रेड और व्हाइट निकालनी है, रेड और ब्लैक निकालनी है। सॉरी मेरे से गलती हो गई भाई, यहाँ रेड एंड व्हाइट बोला गया था, मैंने यहाँ रेड एंड ब्लैक लिख लिया, तो यहाँ व्हाइट आएगा। तो रेड है 3 और व्हाइट 1 ही थी, सो 1C1, एक थी, एक सेलेक्ट कर ली। टोटल 6 थी, 6 में से 2 सेलेक्ट कर ली। अगला, ए का मतलब एक रेड एक व्हाइट निकालनी है। E2 मतलब बैग 2 से, बैग 2 में रेड 1 है, व्हाइट 2 है, सो 1C1, 2C1, 4C2। नीचे रेड 2 है और व्हाइट 4 है, सो 2C1, 4C1, टोटल 4, 3, 7, 2, 9, सो 9C2। इसको सौ देखो, इसके एलसीएमओ में दिक्कत आएगी तो इनको ठीक कर लेते हैं ना। एलसीएम सेम नहीं है, गड़बड़ होगी, चाहे बाद में कर लेना चाहे अभी कर लो। तो मैं अभी करे दे रहा हूं, बाद में भी तो करना ही पड़ेगा। देखिए भाई, 3C1 तो 3 हो गया, आपको पता है 1C1 1 हो गया, सो 3C1 3, तो ऊपर तो आ गया 3, नीचे देखो 6C2 को सॉल्व कर लो। 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया तो 4, 6 5 4 कट गया 2, 15 आ गया, तो 1/5 आ गया। काट इसलिए थे क्योंकि मुझे सही करना पड़ेगा सारा। 1C1 1 हो गया, 2C1 हो गया 2, 4C2 6 होता है, मतलब 1/3 हो गया। 2C1 हो गया 2, 4C1 हो गया 4, 9C2, सो 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 9 में से 2 गया तो 7, सो कितना आ गया ये 9 × 8/2, 4 9 36 हो गया ना ये। सो ये मतलब 9 × 4 बचा, 4 से 4 गया तो 2/9 आ गया। तो देखो अभी आप एलसीएम ठीक कर लो, 9 3 और 5 का एलसीएम 45 हो गया, चेक कर लो ना भाई। 9 3 और 5 का एलसीएम ले लो, तो 3 को तो छोड़ ही दो क्योंकि 3 और 9 का एलसीएम तो 9 हो गया, सो 9 और 5 का एलसीएम 45 हो गया। इसे 45 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, सो ऊपर 9 नीचे हो गया 45।
इसे 45 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई, 15 से डिवाइड, इसे 45 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। लो हो गया काम खत्म। ये काम मैंने आसान कर लिया ताकि कैलकुलेशन नीचे गड़बड़ ना करे। तो ये सॉल्व हो गया सारा। अब आपको क्या निकालना था, मुझे गिवन क्या है कि एक रेड और एक व्हाइट बॉल निकाली है, लेकिन निकालनी थी वो बैग 3 से, तो E3/A निकालना है। फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकाल दीजिए। तो देखिए भाई ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इस क्वेश्चन को भी परफॉर्म कीजिएगा। जितने क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में कराए हैं बढ़िया से करने हैं, रिपीट करने हैं, जो मैंने होमवर्क दिए वो करने हैं। अब बस आगे रह गया है हमारा ट्रांसफर बॉल वाला कॉन्सेप्ट और 1-2 कार्ड वाले क्वेश्चन। अभी लगेगा थोड़ा सा टाइम बेस थ्योरम में, हार्डली 1 या 1.5 क्लास बेस थ्योरम में और लगनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, छोड़ा नहीं जा सकता, क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो अब आपके लिए होमवर्क क्या है, 13.3 क्वेश्चन 1 तो आपने करना ही नहीं है, क्वेश्चन 2 से लेकर 11 और 13 आप लोगों ने कर लेने हैं। मिसलेनियस का 3 मैं करा चुका हूं आपको, शायद आपने जो ट्राई करना है मिसलेनियस का 12वां आप कर सकते हैं, 13वां मस्ट ट्राई है, मस्ट ट्राई। एग्जाम्पल आज मैंने 18 का है रिपीट करना, 20 रिपीट करना, 21 रिपीट करना और 17वां एग्जाम्पल आप ट्राई करेंगे, ये आप लोगों से हो जाएगा। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।